जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पेट्रोटिक आईएएस में। ये हमारा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स है। इसमें आज हमारे पास नियर अबाउट 8 टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। और ये 8 टॉपिक में मैक्सिमम रेलिवेंट हैं जो यूपीएससी के लिए हैं और कुछ यूपी पीसीएस के लिए भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मेजर टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक। वी विल स्टार्ट विद द गगनयान क्रू। हमने देखा है कि इसमें हमने 4 एस्ट्रोनॉट्स को लिया है। दे आर मोस्टली फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। तो उनको हमने ट्रेन ऑलरेडी किया है, आज हमने नेमिंग किया है। उन 4 में से 3 को भेजेंगे, ठीक है। देन वी विल स्टडी दिस आवर 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। इसका क्या फायदा है, इससे क्या आने वाले टाइम में बेनिफिट होने वाला है, ये सब हम पढ़ेंगे। और यस इसका इम्पोर्टेंस है जीएस पेपर 3 में और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से स्पेसिफिक है, तो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व और जो यूनेस्को वर्ल्ड ऑफ नेटवर्क का भी पार्ट है, तो इसको देखेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन वी विल स्टडी द मुर्गा मठ के, इनका बेसिक्स प्रीलिम्स के लिए देखेंगे। Then we will study this UNLF, this is the insurgent group into the Manipur। देखते हैं कि इसके कारण क्या इम्पैक्ट अभी आ रहा है। अभी इनका एक्टिविटी बढ़ गया, इनके कारण एक्सटॉर्शन बढ़ गया, तो इंटरनल सिक्योरिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जीएस पेपर 3 में आएगा, मेंस के लिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। अभी हमने देखा कि होम सेक्रेटरी को भी पावर दे दिया टू डिस्ट्रॉय इंटरसेप्शन। जो हमारा मैसेज होता है, इसको अगर ये लोग रिकॉर्ड करते हैं, सुनते हैं, तो वो पावर दिया जाता है, स्पेसिफिक पावर के थ्रू ही होता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंडर में इसको पढ़ेंगे। देन इन द दिस इज विल बी इन द एडिटोरियल, काफ़ी डिटेल में ग्रीन इलेक्शंस है, तो इसको भी पढ़ते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इससे में भी ये आ सकता है। और इन द लास्ट वी विल स्टडी दिस व्हाई साइंस नीड सस्टेनेबल फंडिंग। तो जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट हो जाएगा, अगेंस्ट मेंस के लिए पढ़ेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। जो फर्स्ट न्यूज हम लोग लेने जा रहे हैं वो गगनयान से रिलेटेड है। वी हैव सेलेक्टेड आवर 4 क्रू मेंबर, दैट 4 इंडियन एयरफोर्स पायलट नेम्ड एज द पॉसिबल गगनयान क्रू। ओके, सो दिस इज द न्यूज एंड अंडर दिस न्यूज वी आर गोइंग टू स्टडी दैट जो 4 लोगों का नेमिंग है वो है हमारे एयरफोर्स के पायलट। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन नैयर है, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन है, ग्रुप कैप्टन आनंद प्रताप है, अंगद प्रताप, एंड विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला है। व्हाट इज दिस गगनयान मिशन? द गगनयान मिशन ये मेनली हमारे जो क्रू मेंबर हैं, एस्ट्रोनट्स हैं, 3 एस्ट्रोनट्स को लेके जाएंगे लोअर अर्थ ऑर्बिट्स में। एंड फॉर द 7 days they will be there, they will be test some of experiment and this will show कि हमारा जो कैपेसिटी है जो स्पेस फ्लाइट को लेके ह्यूमन फ्लाइट को भी हम ले जा सकते हैं। और बहुत कम कंट्री ने किया है, जैसे कि रशिया एंड यूएस को छोड़ के इंडिया 3rd कंट्री बनेगा जो ह्यूमन को भेजने में अगर सक्सेसफुल हुआ तो रहेगा। ओके, लो अर्थ ऑर्बिट क्या, व्हाट इज द डिफिनीशन? लो अर्थ ऑर्बिट का डिफिनीशन होता है कि 150 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, अगर इसके बीच में भेजते हैं, अगर ये 150 किलोमीटर है, तो जो हमारा सैटेलाइट होगा वो इसी में रिवॉल्व करेगा 150 के ऊपर और 2000 के बीच में, किलोमीटर के बीच में। अगर ये इसमें घूम रहा है तो कहेंगे कि लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये हमारा सैटेलाइट हो गया, घूम रहा है और ये 150 से 2000 किलोमीटर के बीच में है। मीडियम अर्थ ऑर्बिट क्या होता है? अगर ये 2000 किलोमीटर और 35,800 समथिंग किलोमीटर के बीच में हो तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। एंड 35,873 के आसपास, उससे ज़्यादा होता है या उसके इक्वल हो तो वो हाई अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। ओके, हमारी जो मेन टेक्नोलॉजी यूज करना है, इसमें जो इंजन यूज कर रहे हैं वो क्रायोजेनिक इंजन है, लेकिन अभी हम सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फ्लाइट फैसिलिटी एट द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स एट द महेंद्रगिरी।
तो वो अभी हम ये कर रहे हैं, जो अभी हमने तैयार किया नियर अबाउट 18,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसमें हमने मेनी फैसिलिटी स्टार्ट किया, जैसे कि टाइसम विंड टनल एट द VSSC, इसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इंटीग्रेशन फैसिलिटी फॉर द Polar Satellite Launch Vehicle at the Satish Dhawan Space Center at the Sriharikota, और ये महेंद्रगिरी, इट इज इनटू द तमिलनाडु। ओके, तो ये फैसिलिटी है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन और क्रायोजेनिक में क्या डिफरेंस होता है? मेनली फ्यूल का डिफरेंस होता है। सेमी क्रायोजेनिक में केरोसिन ऑयल का यूज होता है। केरोसिन ऑयल बहुत सिंपल, आपने देखा होगा जब हम लोग पहले जमाने में देखते थे कि जो स्टोव जलता था, चूल्हे जलते थे, लैम्प, लालटेन, ये सब, या दिया, वो सब हम मिट्टी के तेलों से, जो केरोसिन ऑयल होता है मिट्टी का तेल है, वही इसमें यूज होगा, यू कैन थिंक। लेकिन जो क्रायोजेनिक है उसमें हम हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं, और लिक्विड हाइड्रोजन को रखना इस टेम्परेचर पे टैंक में और उसको यूज करना एज ए फ्यूल प्रोपोलेंट काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसको -250 के आसपास डिग्री में रखा जाता है। और ऑक्सीजन का भी यूज होता है, लिक्विड ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है, और उसको -180 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रखा जाता है। दैट्स व्हाई दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट, और इसको SCE 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन एंड स्टेज जो है उसके लिए हम लोग टेस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज क्रॉस वोटिंग को लेके है। इन द यूपी एंड हिमाचल में बीजेपी को 2 एक्स्ट्रा सीट मिल गई है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हुआ है। नॉर्मल क्या होता है कि नॉर्मल प्रोपोर्शनल के हिसाब से जिस पार्टी को जितनी प्रोपोर्शनल सीट होती है उसको राज्यसभा में उतना सीट आता है, क्योंकि उसके अनुसार वोटिंग होती है। वोटिंग तो होती है, ट्रांसफरेबल वोट भी होता है। वोट ट्रांसफरेबल का मतलब, टोटल मैं एक शॉर्ट में बताता हूँ व्हाट इज द टोटल प्रोसेस ऑफ दिस। इलेक्शन जैसे राज्यसभा का होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। MLA जो होते हैं स्टेट असेंबली के, वो करते हैं। हर स्टेट को अगर सीट अलॉटेड है, जैसे मान लिया एक कोई एक्स स्टेट है, उसको 10 सीट अलॉट है, और 10 सीट और 100 MLA हैं, तो इसका कोटा फिक्स होगा। जैसे कोटा, अगर एक मेंबर को 10 MLA ने वोट किया तो वो बन जाएगा राज्यसभा का मेंबर, ठीक है। तो 10 ने 10 को वोट किया तो 100 टोटल MLAs हैं, 10 को वोट किया तो 10 बन गए। एक को 10 ने किया तो वोट, एक वोटा हो जाता है। अब ये माना जाता है कि प्रोपोर्शनल जितना MLA होंगे उसी अनुसार ये बढ़ जाएगा। जैसे अगर मानो कि ये यूपी का है और यहाँ पे 60 MLA बीजेपी के हैं, 30 MLA समाजवादी पार्टी के हैं, 10 MLA कांग्रेस के हैं, तो ये 60% हो गया MLAs, इनके 30% MLAs हो गए, इनके 10% MLA हो गए। टोटल सीट का अगर ये निकालूंगा तो ये 6 सीट मिलेगा बीजेपी को, 3 सीट सपा को और 1 सीट कांग्रेस को। अब क्या होता है, नॉर्मल ये मिल जाना चाहिए, प्रोपोर्शनल के हिसाब से मिल जाना चाहिए, लेकिन मेनी टाइम्स इफ दिस पार्टी इज एबल टू इन्फ्लुएंस, जैसे भी अगर इनके 5 को या इनके 10 को इन्फ्लुएंस कर दे कि इनको वोट कर दे, तो इनके 3 के जगह पे 2 हो जाएंगे और एक इधर चला जाएगा। अगर 30 को कर दिया तो तीनों इनको हो जाएंगे। तो दिस इज द कंडीशन, ओके। तो प्लीज रिमेंबर दिस कि ऐसा हो सकता है, एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल कंडीशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लेंगे वो है कि 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है, वो हमने कंप्लीट किया है। जीनोम प्रोजेक्ट में क्या है कि हम जीन की स्टडी कर रहे हैं। डिफरेंट ग्रुप होते हैं, जैसे कि अब इंडिया में ही है, कोई पहाड़ों पे रह रहा है, अलग ट्राइब है, कोई समंदर के किनारे रह रहा है, अलग ट्राइब है, उसके जीन्स में कुछ इम्पैक्ट म्यूटेशन हुआ है। कोई रेगिस्तान में रह रहा है, उसका अलग जीनेटिक म्यूटेशन है, और उनका जीन जैसे म्यूट होता है, बीमारी भी उनको उसी अनुसार से इम्पैक्ट करती है। अगर कोई पैथोजीन है, कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, अगर अटैक होता है तो चेंज उनको जो बीमारी होगी, किसी को जल्दी हो जाएगी, किसी को धीरे धीरे होगी, किसी को होगा ही नहीं। तो जीन स्टडी करेंगे तो उस ग्रुप के लोगों के बारे में बढ़िया इलाज हम निकाल सकते हैं कि इनको ये ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है, इनको डायग्नोसिस ऐसे किया जाए। तो वो एक तरीके से हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो मोर इम्पैक्टफुल हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया। 10,000 को किया। इंडिया में टोटल ग्रुप कितना है? 4600, 4,600 ग्रुप है, आप समझ सकते हैं।
अब इनके दो दो तीन तीन लोगों का कर लिया, एक हमारे पास आइडिया हो गया। अब हम बोलेंगे उनको कि इस हिसाब से उनका डायग्नोसिस कीजिए, इस हिसाब से इनके लिए ड्रग्स बनाया जाए ताकि उनके लिए ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस थिंग। एंड हमने ये जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया था 2006 में। नाउ वी हैव कंप्लीटेड नियर अबाउट 20 इंस्टीट्यूट इसको कर रहे थे, और लीडरशिप जो था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है बेंगलुरु के हैं, इनका है। और सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सेंटर जो है वो हैदराबाद का है, वो है। ऑलरेडी और भी कंट्री की है। अब क्वेश्चन आता है कि कोई और कंट्री किया है कि नहीं, तो यस यूएस आता है, यूके बड़ा ही एक ऑड नेम है, यूके भी है, चाइना भी है। उन लोगों ने 1 लाख जीनोम का स्टडी प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यू शुड नो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को लेके है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो इंडिया का बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें भी आता है, इसके बायोस्फीयर रिजर्व के ही अंडर में आता है। और दूसरी बात है जो यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व है उसके अंडर में भी आता है। प्लीज रिमेंबर दिस। और ये जो मेलानिस्टिक का मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप दिख रहा है ना, ये इनमें बहुत डार्क और ब्लैक होता है। औरों में जो नॉर्मल टाइगर होते हैं ब्राउनिश होगा और लाइटर होगा, इसी को मेलानिस्टिक कहते हैं। इसका एक मैं पिक्चर दिखाता हूँ तो आपको क्लियरिटी होगी। तो ये हाइब्रिड होने के कारण ये इनका जैसे ये है, ये बैकग्राउंड में जो देख रहा है ये सूडो मेलानिस्टिक है। यहाँ पे इतना ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा लाइटर है, इनका ब्राउनिश कलर डोमिनेट है। इनमें देखिएगा ब्लैक ही ये दिखते हैं, दूर से पास में जाने पे लगेगा नहीं, ब्लैक ब्लैक इनका जो ये पिगमेंट्स है वो काफी डार्क है। तो यू शुड रिमेंबर। बिसाइड दैट यू शुड नो दैट व्हाट आर द मेजर ट्राइब्स यहाँ पे रहते हैं। संथाल रहते हैं, खोंड रहते हैं, ओके, सो मुंडा भी रहते हैं। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस ट्राइबल्स जो। और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा, सिमलीपाल। सो आप याद रखिए, मयूरभंज एक माइनिंग एरिया भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट एक ग्रुप है, मीटी जो ट्राइब है, मीटी पीपल, इनका ये एक इंसर्जेंट ग्रुप है, काफ़ी वायलेंट है। अभी इनका हमने एक्टिविटी भी देखा था जब इंटरनली कुकी जो एंड मीटी के बीच में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन चल रहा था, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन था, एक दूसरे को मार रहे थे। नियर अबाउट 200 पीपल डाइड, 60,000 लोग डिस्प्लेस हो गए, यही घर से दूसरे घर में उनको छोड़ के जाना पड़ा, अपना गांव, अपना शहर। ओके, सो ऑलरेडी यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है, इनका सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट था विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी होम मिनिस्ट्री है, फिर स्टेट मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट, और इनके बीच में था। लेकिन अभी हमने देखा है कि जब ये पैक्ट आया है उसके बाद इनका एक्सटॉर्शन मनी और भी बढ़ ही गया है। तो दिस वी हैव सीन। ये सबसे पुराने ग्रुप है, 1964 में ही बने थे, 1967 तक आते आते इनको डिक्लेयर कर दिया था अनलॉफुल अंडर द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 का है, उसके अंडर में। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। पतंजलि के पास हर एक चीज का दे हैव द सोल्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिर प्रूफ दिखाइए, तो इन्होंने प्रूफ नहीं दिखाया तो कंटेम्प्ट का नोटिस गया है। इन्होंने बोला कि हमारे पास हर चीज का दवा है, ओबेसिटी हो, आपका ब्लड प्रेशर हो, अस्थमा हो, सब है। और अगर ऐसा आप कहते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू प्रूव, यू हैव टू फेस थ्रू दिस एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वायलेशन एंड ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 रूल्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो हमने देखा है कि जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज है AM खनविलकर हैं, इनको जो हमारा लोकपाल है उनका चेयरमैन बनाया गया है। 2 साल तक कोई नहीं था, एक्टिंग चेयरमैन थे, परमानेंट नहीं थे। और यस, इनको 2022 में ही ये रिटायर्ड हुए हैं। नाउ ही इज द दैट चेयरमैन। तो आपकी स्टेट पीसीएस में ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम देंगे, ये देखेंगे कि अभी एक जो मुरुगा मठ है कर्नाटका में, दिस इज इन द चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, इसके एक
पोंटिफ जो प्रीस्ट हैं, एक मेन प्रीस्ट हैं, उनके ऊपर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड का केस चल रहा है। तो हमें उसमें नहीं जाना है, हमें इस मठ पे जाना है। ये मठ कब का है? 12th सेंचुरी का है। इट वाज बिल्ट अप बाय द श्री जगत गुरु मुर्गा राजेंद्र ब्रूहन मठ। ओके, एंड मुर्गा कौन है? मुर्गा एक डिटीज है। ये माना जाता है कि जो हमारे लॉर्ड शिवा है उनके बेटे सन इस उनके नेम पे है। एक और साउथ से ही है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है केरला में। ये साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क है उसके काफी पास है। यहाँ पे ये है मनपुलिकाऊ भगवती टेम्पल, और यहाँ पे जो डिटीज है वो शक्ति से रिलेटेड है। सी है द 8 आर्म्स, वो यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे 2 फेस्टिवल होता है। मनुपुलिकालू वेला ये फरवरी लास्ट वीक में या जनवरी फर्स्ट वीक में मनाया जाता है, और एक रामनवमी यहाँ मनाया जाता है, वो सितंबर एंड अक्टूबर इन 2 मंथ्स में से मनाया जाता है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है कि होम सेक्रेटरी गेट्स पावर टू द डिस्ट्रॉय द इंटरसेप्शन ऑर्डर। तो ये कहाँ पे इसका यूज आप कहाँ करेंगे? जब भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ राइट टू ये फ्रीडम राइट टू प्राइवेसी, तो यहाँ पे ये हो गया कहीं ना कहीं एक तरीके से जहाँ जितना पावर दिया जाए हमारे मैसेज को इंटरसेप्ट करने का और डिस्ट्रॉय करने का, वो उतना ही हमारे प्राइवेसी में इंक्रोचमेंट है। तो ये एक तरीके से कंट्रोवर्सी हो जाती है। अभी तक हमने 10 सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया था, अब हमने इनको भी दे दिया। दे कैन इंटरसेप्ट आवर मैसेजेस एंड दे कैन डिस्ट्रॉय इट एज। जो अभी तक हमने टॉपिक किया उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो डिस्कशन होगा वो हम फ्यूरियस 5 में करेंगे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लो अर्थ ऑर्बिट? फर्स्ट, geostationary satellite positioning. B, high level of the atmospheric drag. Orbital periods measured into days or the weeks. D, rapid orbital period around the earth. Please answer. Next question. Low earth orbits are particularly suitable for which of the following? Earth mapping. Second, deep sea observation telescopes. Third, planetary probes. Select the answer using the code given below. 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, and D, 1, 2 and 3. Question number 3. Consider following ISRO Earth observation satellites: ResourceSat, Cartosat, OceanSat. Which of the above operates in low Earth orbits? 1 and 2 only, 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3. Please answer. Question number 4. Which of the following is not a key objective of the Gaganyaan mission? A, to demonstrate India's capability to send humans into space and bring them back safely. B, to develop and qualify the technologies required for the human space flight. C, to train astronauts for future space missions. D, to explore the possibility of mining resource on the moon. Please answer. Next question, question number 5. The 10,000 genome projects of the potential application in which of the following? Personalized medicine, evolutionary anthropology, epidemiology. Select the answer using the code given below. A, 1 and 2 only, B, 1 and 3 only, C, 2 and 3 only, D, 1, 2 and 3. Question number 6. Consider following tribes: Khond, Kol, Santhal. How many of the above tribal communities are traditionally associated with the Simlipal Biosphere Reserve? A, only 1, only 2, all the 3, none. Please answer. Well. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हाउस होल्ड कंजप्शन को लेके जो डेटा आया है ऑलरेडी हमने इसको कवर किया है। वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल, ऑलरेडी वी नो दैट इज कंजप्शन डेटा है। इन्होंने ये बोला है कि पहले से जो शेयर है फूड में
अगर पहले 100 रुपए में 10 रुपए खर्च करते थे, 10 रुपए नहीं है, पहले ये 50 रुपए था, अब एक 52 रुपए था, अब 100 रुपए में 52 रुपए से कम करके इसको 46 रुपए पे आया है। तो कहीं ना कहीं सेल्स अगर फूड में कम हो रहा है, ओवरऑल कंजप्शन बढ़ा है, इन्होंने बोला है कि ओवरऑल कंजप्शन हैज इंक्रीज बाय द 40% फॉर द रूरल पीपल एंड 33% फॉर द अर्बन पीपल। बट द शेयर जैसे होता था कि 100 रुपए में जो 50 रुपए होता था वो घट के 45 के आसपास आ गया है फॉर द रूरल एरिया, और 39 रुपए के आसपास वो अर्बन एरिया में आ गया। अगर एक्सपेंडिचर फूड पे कम होता है तो वो एजुकेशन में या आपके हेल्थ में होता है तो वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। दिस इज गुड इंडिकेशन। और नॉर्मल जो फूड पे खर्चा होना चाहिए वो 10 से 15% होना चाहिए, ये आइडियल अच्छा माना जाता है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारा एडिटोरियल में है वो स्पेस को ही लेके है, जो 4 क्रू को हम भेज रहे हैं उसी पे है। तो इसमें इन्होंने बोला है कि जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ये रॉकेट से इन लोगों को भेजा जाएगा, ये इंफॉर्मेशन याद रखिए। और इसका जो कॉस्ट है 2018 में ही इसका कॉस्ट 10,000 करोड़ रुपए रखा गया था, और ये होप था कि 2022 तक भेज देंगे, लेकिन ड्यू टू द कोविड इसको बढ़ा के या तो इस साल 2024 के लास्ट में या 2025 तक इसका प्लान है। तो वी हैव डिलेड ड्यू टू दिस कोविड-19 इश्यू। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ग्लोबल ऑर्डर की पे लेके एक न्यूज़ है, काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। ये बोल रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरिंग है, जो इंडिया भी बार बार बोलता है कि यूएनएससी में रिफॉर्म होना चाहिए, यूएन है वो अभी का जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो कंट्री का रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आप सोचिए फ्रांस एंड यूके को वीटो पावर है, दे आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिर्फ 5 हैं। तो आपको लगता है टॉप 5 में अभी काउंट होगा तो फ्रांस एंड यूके, यूके खासकर यूके आ सकता है क्या? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, जापान का जिस तरीके से ग्रोथ हुआ है, जर्मनी को भी देख सकते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना, बहुत से कंट्रीज है। साउथ अफ्रीका में भी अभी हम देखें वो भी एक अच्छा खासा ग्रोथ शो करता है। तो कहीं ना कहीं जो रिप्रेजेंटेशन है वो 1940 के दशक में जो था, जो वर्ल्ड वॉर 2 के दशक में था, उसको रिप्रेजेंट करता है। अभी चीजें बदल गई हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स बदल गए हैं। तो यूएनएससी का जो स्ट्रक्चर है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो या यूनाइटेड नेशन का ओवरऑल है, वो बढ़ना चाहिए। तो इन्होंने यही बोला है कि जो ये बना था अटलांटिक चार्टर 1941 का, इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, और उसी के बाद से डिफरेंट ट्रीटीज हुए, और उस ट्रीटीज के आधार पे डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज भी आए हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है कि ये आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, या इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिस्ट्रक्चरिंग, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक भी कहा गया, ये है। या जनरल एग्रीमेंट ऑन द ट्रेड, टैरिफ एंड ट्रेड, GATT जो है, जो बाद में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आया। ऑल दैट हैज द इट्स रूट इन दिस यूनाइटेड नेशन फॉर्मेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। फिर इन्होंने कहा कि जो एक रिफॉर्म की बात किया कि वोटिंग राइट देख लीजिए, यही नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्रिक्स जो मेंबर हैं, इतने इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने ये इनका स्टैक हाई है, फिर भी इनका एक तरीके से देखिए जो इनका कितना कम है, 2.2, 2.59 टोटल जोड़ दिया जाए तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 6, 4, 10, 1, 11, 11% है। ओके, सो यहाँ पे भी देखिए, या इनका देखिए कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आईएमएफ का क्या रोल है। कभी भी क्राइसिस आता है तो इट्स प्रोवाइड द सजेशन, इट्स प्रोवाइड द एडवाइस, फंड भी प्रोवाइड करता है अपना कंडीशन रख के, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यूएन सिस्टम विद विच रेस्ट ऑन द सीरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड नाउ फॉर्मली एम्बेडेड इन इंटरनेशनल लॉज। कहीं ना कहीं अभी भी जो लॉज, इंटरनेशनल लॉज हैं या ट्रीटीज हैं, वो यूएन को ही अपना एम्बेडेड है, लेकिन रिफ्लेक्शन जो होता है वो रियलिटी नहीं है। और इन्होंने कहा ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस अभी भी है,
इसका कोई अल्टरनेटिव इतना स्ट्रांग नहीं है जितना यूएन है। जैसे इन्होंने बोला है कि नीचे कि बहुत से ग्रुपिंग हुई, जैसे कि एक एग्जांपल दें कि नाम ही उभर के आया था, नाम में मेंबरशिप 100 से ज़्यादा चला गया था, 128 था 1955 के आसपास, जब 55 जब स्टार्ट हुआ था, 55-60 में तो एकदम वो आ गया था, 60-61 में इसका फुल रूप से कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 62 में जब चाइना इंडिया वार हुआ तब इसकी रियलिटी पता चल गई कितना इम्पैक्टफुल है, यहीं पे दिखा दिया नाम का फेल्योर। ऐसे कई इंस्टीट्यूट आए हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि G77 हो या OECD 38 मेंबर कंट्रीज हैं, मोस्टली यूरोपियन है, क्वाड छोटा है लेकिन इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाइना लेड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत से एक्सपेरिमेंट हुए पर कहीं ना कहीं यूएन के ही को ही डिफॉल्ट ऑप्शन माना जाता है। अगर कोई भी इशू आता है सोल्यूशन के लिए यही जाते हैं, इसी के ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग अप्रोच करते हैं। तो हियर इट हैज गिवन दैट द रिफॉर्म काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इनका जो वोटिंग का है, परमानेंट वीटो पावर, परमानेंट मेंबरशिप, वीटो पावर, और जो उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो सब पे रिफॉर्म होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ग्रीन इलेक्शन को लेके है कि स्टॉप द डीथरिंग एंड इंकरेज द ग्रीन इलेक्शन इन इंडिया। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं श्रीलंका, उन्होंने स्टार्ट कर दिया, और 2019 में ही उनकी एक पार्टी थी पोदुजना पेरामुना पार्टी, SLPP, श्रीलंका पोदुजना पेरामुना पार्टी, उन्होंने स्टार्ट किया था कि वर्ल्ड फर्स्ट कार्बन सेंसिटिव इन्वायरमेंटली फ्रेंडली कैंपेन शुरू किया था। उसके बाद हमने देखा फिर इस्टोनिया में भी देखा हमने, इस्टोनिया भी सक्सेसफुल एग्जाम्पल है इसका। तो कहीं ना कहीं वी हैव द गुड एग्जाम्पल, वी हैव द सक्सेसफुल एग्जाम्पल जिन्होंने ट्रांजिशन करा है। क्या क्या चाहिए हमें? चाहिए कि हर एक स्टेज पे जब इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट होता है बैनर लगते हैं, PVC फ्लैग्स बैनर, होर्डिंग, और भी चीजें लगती हैं। फिर हम जब वहां पे वोटिंग करने जाते हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन में भी हम देखते हैं लॉट ऑफ एंड लॉजिस्टिक जो होता है, आर्मी जाती है एक कोने से दूसरे कोने में, सिक्योरिटी पर्सनल सबको लगाया जाता है। तो ऑल दिस, और उसमें जो नेता लोग होते हैं वो कैंपेन के लिए सिटीज पूरा प्लेन से जाते हैं। अभी यूएस का एक एग्जांपल दिया है कि यूएस में जो पिछला 2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, एक कैंडिडेट ने जितना एमिशन किया था 500 अमेरिकन के बराबर किया था ड्यूरिंग दिस कैंपेन। इंडिया में स्टार्ट कर सकते हैं, और ऐसा नहीं स्टार्ट कर दिया। केरला में देखिए 2019 का जो जनरल इलेक्शन था, द केरला स्टेट इलेक्शन कमीशन अर्ज पॉलिटिकल पार्टी टू अवॉइड द सिंगल यूज प्लास्टिक मटेरियल, और जो केरला हाई कोर्ट ने भी बैन कर दिया था फ्लेक्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन द इलेक्शनियरिंग प्रोसेस। ओके, 2022 में गोवा ने भी लाया था कि हैड द इको फ्रेंडली इलेक्शन बूथ, इन्होंने लाया था। तो कहीं ना कहीं अब हमें अब जरूरत आ गया कि एक नेशनल लेवल पे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको इंक्लूड किया जाए। स्टेक होल्डर कौन कौन है? वोटर्स हैं, पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जो मीडिया है, सिविल सोसाइटी है, इन सब के लिए एक रूल बनाया जाए। तो हमें लगता है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसको चेंज करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को अपना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चेंज करना पड़ेगा टू इम्प्लीमेंट ऑल दिस थिंग। ओके, सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर द ग्रीन इलेक्शन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं, मेंस में ज़्यादा चांसेज है, और खासकर एस्से में पूछ सकते हैं, फिलोसफिकल एस्से इस पे बन सकता है। तो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट न्यूज, वाई साइंस नीड्स सस्टेनेबल फंडिंग। फंडिंग का जो इशू है साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी अगर पैसे नहीं लगाएंगे तो कहाँ से होगा? नॉट पॉसिबल। डेवलप्ड कंट्री यूएस क्या है, एक बहुत ही अच्छा खासा खर्च वो टेक्नोलॉजी भी करता है। जैसे आप अगर इंडस्ट्री लगाते हैं, आपको जाके मशीन खरीद के लाना पड़ेगा, तभी आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जो सोफिस्टिकेशन है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो भी बढ़ सकती है तभी। तो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप कॉम्पीट कर सकते हैं। आप एक मीडियोकर या नॉर्मल प्रोडक्ट ले जाके कहीं बेचो और ऑलरेडी उनके पास प्रोडक्ट आपसे अच्छा है, क्यों वो आपका खरीदेंगे?
यूएस है, ईयू है, ये जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं कि टेक्नोलॉजी ही तो है जो उनको लीड बनाता है इन द डिफरेंट एरिया, और इसीलिए इंडिया को भी एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। लेकिन हमने इंडिया का देखा है कि कम ही हुआ है। और ये हम आज इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आज साइंस नेशनल साइंस डे है। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज ही के दिन जो हमारे डॉक्टर रमन थे, सीवी रमन, उन्होंने रमन इफेक्ट का खोज किया था। रमन इफेक्ट क्या है? वो किसी भी मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को ढूंढने का एक तरीका बताता है, जानने का। ऐसा हम इसमें नहीं बता सकते कि अंदर इसके कैसी स्ट्रक्चरिंग है, मॉलिक्यूल का दिखेगा ही नहीं। लेकिन हम अगर लाइट इस पे गिराएं, उसको रिफ्लेक्ट होता है, और उसको मेजर करें कि कितना एनर्जी इसने किस किस लेयर पे एब्जॉर्ब किया है, तो वो हम ढूंढ सकते हैं। इसी को ही रमन इफेक्ट कहते हैं। तो रमन इफेक्ट पे ही है, तो आज हमने डिस्कस भी किया है इसको कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे होना चाहिए, क्या एक्सपेंडिचर होना चाहिए। इंडिया का अभी जो है साइंस एंड टेक में नियर अबाउट 0.64% है, एक भी नहीं, एक से कम है। और हमारा भी ये जो था 0.8% था 2008-9 में, घट के इतना आया है। तो कहीं ना कहीं जो रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे जो एक्सपेंडिचर था वो बढ़ना था। एम भी किया था 2013 में, हमने साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी बनाया था। वहां पे हमने बोला था कि हम 2% जो है वो जीडीपी का एक्सपेंडिचर करेंगे रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे। अभी घट के ये आ गया, बढ़ा नहीं, बढ़ने की जगह पे घट गया। अब हम इस समय क्या एम कर रहे हैं कि जो 2008-9 में था वही पहुंच जाए। दिस इज द कंडीशन। अगर इसका आप कंपेयर करें कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, जो ओईसीडी के कंट्रीज है, एवरेज 2.7% कर रहे हैं। 2.7% आप कंपेयर कीजिएगा, 0.06 से 4 गुना हो गया। यूके है, यूएस है, इनका भी 2% के आसपास है। अब इंडिया को इनसे कॉम्पीट करना है तो सिर्फ इनके बराबर ही नहीं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इनसे ज्यादा 3% तक ले जाएं। लेकिन दिक्कत है कैसे ले जाए, अभी तो हम 1% ही नहीं ले जा पा रहे। एंड ओनली देन हम 2047 तक कुछ डेवलप्ड वर्ल्ड की जो बात कर रही है उनसे थोड़े बहुत कॉम्पीट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि जो फंडिंग है, वो फंडिंग का प्रोसेस जो है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर का वो बहुत कम है, 36% है। जो डेवलप्ड वर्ल्ड में है वो प्राइवेट सेक्शन का ज्यादा है, हमें नहीं है। हमें जो मशीन आता है खरीद के लाते हैं, बना देते हैं, क्यों रिसर्च पे जाए? तो ये दिक्कत है। यूनियन गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा शेयर है, ये याद रखिएगा, 43% है। स्टेट गवर्नमेंट का देखिए सिर्फ 6.7% है, ये तो और कम है। तो यहाँ पे फंडिंग का जो है प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट के बढ़ाने के चांस है। अब तो फंडिंग ऑलरेडी कम है, ओके। अभी यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में 70% जो होता है वो प्राइवेट सेक्टर दे देता है, जो 34% है, दुगुना, दुगुना से भी ज्यादा। अब ये कह रहे हैं ऑलरेडी अगर 10 लोग को खाने के लिए आपके पास खाना सिर्फ 7 लोगों के लिए है। खाना आपने बनाया है, चाहिए 10 रोटी, रोटी बना है 7, उसमें भी अगर आप 2 रोटी खराब कर दें, दिस इज बैड फॉर द ओवरऑल। अगर आप उतने में भी नहीं खिला पा रहे, तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी वही हाल है कि 7 रोटी, 10 रोटी चाहिए, 7 बना है, 7 में से 2 खराब कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एलोकेशन और एक्सपेंडिचर है वही कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे 2022-23 का इन्होंने डाटा यहाँ पे दिया है कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने सिर्फ अगर उन्होंने अपना 72% एलोकेटेड जो बजट था उसको यूज किया, मतलब 100 रुपए दिया गया था कि यूज कर लीजिए, मशीन वशीन बनवाइए, 72 रुपए उन्होंने यूज किया, 38 रुपए वापस आ गया। ओके, 38 नहीं, 28 रुपए। ओके, सेम इज द हियो विद द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने तो सिर्फ 61% करा, मतलब 100 रुपए दिया गया, 61 रुपए इन्होंने खर्चा किया, 39 रुपए वापस आ गए। तो एक तो ऑलरेडी जरूरत ज्यादा है, लेकिन ये लोग यूज भी नहीं सही से कर रहे हैं। तो एक चीज और हो गया कि हमें एक मैनेजमेंट चाहिए जो मॉनिटरिंग करे, जो रहेगी प्रियोरिटी बेसिस पे लगे कि ये पहले, अगर रोटियां कम है, 10 लोग खाने को है, 7 ही रोटियां, तो अब प्रियोरिटाइजेशन चाहिए ना कि सबसे ज्यादा भूखा कौन है, तो उसको आप आधा रोटी, 1 रोटी देंगे, और जो अभी तुरंत तुरंत कम भूखा है उसको आधा रोटी देंगे। तो यही यहाँ पे कहा है कि वी नीड टू इनहेंस द ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी, जो इवेल्युएट करे कि कौन से प्रोजेक्ट को ज्यादा नीड है और एलोकेशन कितना चाहिए, मॉनिटरिंग करे कि दिया है पैसे तो यूज हो रहे हैं कि नहीं। तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग। इसका आप जीएस पेपर 3 में जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आएगा तो प्लीज आप यूज कर सकते हैं। एंड कंपेरिजन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो हियर we have done most of the relevant news for the today. I will conclude this session here.
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।